अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। बच्चों, आज जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या जस्ट आप कह सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन को समझने वाले हैं इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बल्कि हम प्रूफ करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो सही रहता है, मतलब कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी उस सिस्टम का कंजर्व रहता है। देखो, अगर डिफाइन करना चाहें कि बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो इक्वली होल्ड करता है इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि एसएचएम में भी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो म्यूचुअली आपस में कन्वर्ट होती हैं, एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होती हैं। कभी मुकम्मल तौर पे कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक पोटेंशियल में, कभी पोटेंशियल काइनेटिक में मुकम्मल तौर पे या पार्टली कन्वर्ट हो जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन, जब मोशन हो रहा होता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यानी कि जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा होता है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती रहती है। एंड द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। जो उन दोनों का सम होता है वो हमेशा इक्वल रहता है एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। और अगर आपको नहीं मालूम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो बिल्कुल जाके लेक्चर देखो, जहाँ पे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एग्जाम्पल्स देकर साबित करा था कि क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट इन शॉर्ट अगर आपको समझाऊं तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी अलग थलग सिस्टम जो बिल्कुल सेपरेट हो, जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको जस्ट फिजिकली पहले समझाऊं, बाद में मैथमेटिकली समझेंगे। आपने देखा कि एक स्प्रिंग है जिसको भी हमने एक्सटेंड किया हुआ है, तो स्प्रिंग उस पर एफ फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा। और लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करके ये रुकेगा नहीं, बल्कि थोड़ा सा ड्यू टू इनर्शिया आगे की तरफ बढ़ेगा और आगे की तरफ बढ़ के एक दूसरे पॉइंट पर जाएगा। ये मोस्ट कंप्रेस्ड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कंप्रेशन है। अब होता पता है क्या है, अगर मैं आपको समझाऊँ तो जो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं ना आप, यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, फिर इस तरफ मूव करते हुए जा रहा होता है, मतलब कि यहाँ पे इन स्टेट ऑफ मोशन होता है, और फिर यहाँ पे भी आ जाता है इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो अगर हम मुकम्मल बात समझने की कोशिश करें तो रेस्ट में होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ज़ीरो हो जाती है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग मोस्ट कम एक्सटेंडेड हालत में होता है, तो इस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो मैक्सिमम होती है स्प्रिंग के पास। और यहाँ पर भी ऐसे ही है कि मोस्ट कंप्रेस्ड फॉर्म में है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो मैक्सिमम होती है। तो आप नोट कीजिए, दरमियान में जब मोशन है बॉडी के अंदर, तो आपको पता है एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मोशन उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो एट द मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। और यहीं पर आकर, क्योंकि जो स्प्रिंग है वो ना ही एक्सटेंशन में है ना ही कंप्रेशन में है, तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाती है। तो आप अगर नोट करो तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो से बढ़कर मैक्सिमम पे हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम से ज़ीरो हो जाती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। यानी जितना ज़्यादा स्प्रिंग में आप खींचोगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के पास आएगी, फिर रिलीज़ करोगे तो उतना ही ज़्यादा तेज़ी के साथ स्प्रिंग मूव कर रहा होगा फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर आप देखो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो से बढ़ के दोबारा मैक्सिमम पर चली गई और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम से दोबारा ज़ीरो हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो अगर हम पॉइंट ए से ओ पर जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, फिर ओ से बी की तरफ जाने में जो काइनेटिक एनर्जी वो दोबारा से पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। तो एक्चुअली यही बात तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरी एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें तो एक पेंडुलम है जो कि फ़िलहाल पॉइंट बी के ऊपर है, हमने उसको लटकाया हुआ है किसी भी पॉइंट से, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। फिर एक तरफ हम उसको खींच कर ले जाते हैं पॉइंट सी से, और जैसे ही यहाँ से रिलीज़ करते हैं तो ये दोबारा सी से बी की तरफ मूव करता है, लेकिन बी पर आकर रुकता नहीं है, ड्यू टू इनर्शिया आगे चला जाता है पॉइंट ए पर, और ए पर जाके रुकता नहीं है, दोबारा पॉइंट बी पर आता है। तो जब मैंने स्प्रिंग को यहाँ लेकर आया था तो इसकी हाइट सबसे ज़्यादा हो चुकी थी ज़मीन से इस पूरे सिस्टम में, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है।
और क्योंकि रुका हुआ होता है बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है। लेकिन जब इसको रिलीज़ करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता यही पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और मीन पोजीशन पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ वो मूव करता है। और क्योंकि ज़मीन से यहाँ पर ये बिल्कुल करीब हो जाता है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। फिर वही पोटेंशियल एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आकर इस बॉब को पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करती है, और यहाँ पर आके जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है तो काइनेटिक ज़ीरो हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि सी से बी तक जाते हुए भी एनर्जी चेंज हुई एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, बी से ए की तरफ जाते हुए भी एनर्जी कन्वर्ट हो गई एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा हर एक पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट रहेगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको भी फिजिकली समझाया। अब मैं एक एग्जाम्पल के जरिए मैथमेटिकली साबित करूंगा कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम से इसको सॉल्व करते हैं। लेट से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्प्रिंग की मदद से जुड़ा हुआ है, यहाँ से स्प्रिंग की मदद से एक ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है जिसका मास m है, और लेट से वो अभी मौजूद है पॉइंट O पर। ठीक है, अभी पॉइंट O पर मौजूद है। फिर हमने क्या करा, फिर हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करा, एक्सटेंड करके किसी एक पॉइंट तक ले गए। फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं पॉइंट A का, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन, तो इसको x0 से शो करते हैं, जो कि इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर यकीनन यहाँ से स्प्रिंग इसे खींचेगा और ये जो है वो वापसी की तरफ आएगा, और एक पॉइंट आएगा कि बिल्कुल यहाँ पर आके कंप्रेस हो जाएगा। लेट से ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट बराबर हो जाएगा पॉइंट B के। ठीक है भाई, तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस था। केस 1 है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमने साबित कर चुके हैं इसको। ठीक है, बस याद क्या रखना है, इस पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट है पॉइंट O के ऊपर जो स्प्रिंग की फोर्स होती है वो ज़ीरो होती है, और पॉइंट A या पॉइंट B के ऊपर जो स्प्रिंग की फोर्स है वो हम हुक्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं, जो कि बराबर होती है F = kx के। तो अगर सिर्फ इन दो पॉइंट्स की ही बात कर लें कि पॉइंट A और पॉइंट O की, तो हमारा मामला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब हमें दो चीज़ें मालूम करनी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम करना है, और सिर्फ ये साबित करना है कि सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो पहले देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को मालूम करना तो इंतहाई आसान सा काम है। अगर हम डेफिनेशन याद करें, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। ठीक है, ये फॉर्मूला है ना काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 mv²। अब थोड़ा सा इस v के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, इसका फॉर्मूला जो है वो हमने ड्राइव किया है, और वो फार्मूला कुछ इस किस्म का होता है, v = √k/m। स्प्रिंग वाले केस में k/m होता है, और साथ में लिखा हुआ होता है √x0 का स्क्वायर माइनस का x²। k स्प्रिंग कांस्टेंट है, m मास है। ठीक है, और x0 जो है वो एम्पलीट्यूड है, जो कि कांस्टेंट ही रहता है पहली मरतबा जब मूव कराते हैं, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है वो कांस्टेंट रहती है, और x जो है वो अभी क्या डिस्प्लेसमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हमें मालूम करना है, वही ना एट इंस्टेंट जो है। तो अगर वेलोसिटी का ये वाला फार्मूला है, और इस वेलोसिटी की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या रिजल्ट मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी = 1/2 आएगा, m आएगा, और बाकी पूरे का होल स्क्वायर आएगा, k/m √x0 का स्क्वायर माइनस x² का होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ कैंसिलेशन हो रही है वहाँ पे कैंसिलेशन कर लेते हैं। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी = 1/2 m, मल्टीप्लाई में आ जाएगा k/m। इसका रूट भी कैंसिल हो गया और इसका रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x0 का स्क्वायर माइनस x²। m से m हो गया कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ गया हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी = 1/2 k, ब्रैकेट में लिखा हुआ है x0 स्क्वायर माइनस x², बल्कि ब्रैकेट भी सॉल्व कर ही लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी 1/2 k x0 का स्क्वायर माइनस 1/2 k x²। ठीक है, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पे।
ठीक है, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कि यहाँ पर देख लें मूव होते होते जब इस पॉइंट पर आएगा तो कितनी होगी इस पॉइंट पे। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, एक्स नॉट पुट करना है जो कि एम्पलीट्यूड है, और एक्स पुट करना है कि अभी कितना डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन। फॉर एग्जांपल मैं इधर समझा देता हूँ दोबारा से। जो बॉडी है जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होती है, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर है, ठीक है ना, ये जो है वो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन मान लेते हैं। तो अभी जो इसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो कहलाता है एक्स नॉट। लेकिन मूव होते होते जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा इस तरफ भी कहीं पर आएगा। तो अब जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं जस्ट एक्स बोलूँगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट होती है और अभी कितनी डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स है, जिसकी वैल्यू को इधर पुट किया जाता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो गई। दूसरी निकालते हैं नाउ, नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपके जहन में आया mgh तो बिल्कुल गलत आया। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh से तो होती है, पर पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कभी भी नहीं आती mgh से। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टोर्ड एनर्जी, जो वर्क डन करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जब रिलीज़ किया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग को, तो जितना वो वर्क करता है एक्चुअली उतनी ही होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क की डेफिनेशन को अगर इस्तेमाल करें तो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट कर लें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हमारे इस केस के अंदर इन दिस केस एस तो हमें पता है कि एक्स के बराबर है, ठीक है ना, इसका मसला नहीं है। फोर्स निकालनी पड़ेगी। अब मैंने आपको बताया था ना, थ्रू आउट फोर्स सेम थोड़ी रहती है। स्प्रिंग में इधर डिफरेंट फोर्स है, इधर डिफरेंट फोर्स है, तो हमें तो एवरेज फोर्स निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ जो है वो दोनों जो फोर्सेस हैं उनका एवरेज होगी। जो फोर्स बेसिकली हम यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूले में, वो दोनों फोर्सेस का एवरेज होगी। कौन सी दोनों फोर्सेस, मैक्सिमम कितनी फोर्स लग रही है और मिनिमम कितनी। तो आपको मालूम है स्प्रिंग के ऊपर मैक्सिमम फोर्स जो कि लगती है वो होती है के एक्स के बराबर, और जो मिनिमम फोर्स है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, के एक्स मतलब जब उस डिस्प्लेसमेंट पर है, यानी कि यहाँ पे मैं दोबारा बताऊँ तो इस पॉइंट के ऊपर तो आपको पता है कि फोर्स जो है वो ज़ीरो के बराबर होती है। लेट से उसको F1 कर देते हैं, और एक्स डिस्प्लेसमेंट जब होगी तो जो फोर्स अप्लाई होगी वो बराबर होगी के एक्स के, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। और हमें एवरेज फोर्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 0 + kx डिवाइडेड बाय 2, तो 0 को ख़त्म कर देते हैं, फोर्स बराबर आ जाएगी 1/2 kx के। ये फोर्स आई है। अब अगर फोर्स की वैल्यू और जो x की वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इससे पहले कोई नाम तो नहीं दिया था इक्वेशन 1 का? था, इक्वेशन 1 का नाम था। इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो अगर इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर आएगी फोर्स की वैल्यू 1/2 kx और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो कि खुद x है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर आएगी 1/2 kx स्क्वायर के। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हमें साबित करना है कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। काइनेटिक आ गई, पोटेंशियल आ गई। और हमारा तीसरा काम है टोटल एनर्जी को मालूम करना। टोटल एनर्जी कैसे मालूम होती है? टोटल एनर्जी के लिए दोनों का सम करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक आई थी 1/2 kx नॉट का स्क्वायर माइनस 1/2 kx का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है 1/2 kx का स्क्वायर। तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 1/2 kx स्क्वायर प्लस और माइनस का दोनों हो गया कैंसिल। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो एक्चुअली बराबर आ रही है 1/2 kx नॉट स्क्वायर के। यानी किसी भी लम्हे, किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप टोटल एनर्जी मालूम करना चाहेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम की, तो वो इसके बराबर आएगी। क्या चीज़ किसके बराबर है? वेयर के कौन सा कांस्टेंट है? ये कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, एक्स नॉट क्या है? एक्स नॉट होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, और एम्पलीट्यूड खुद क्या रहता है? याद रखिए, एम्पलीट्यूड खुद कांस्टेंट रहता है, एम्पलीट्यूड तो कभी भी चेंज नहीं होता। तो अगर ये सारी ही चीज़ें कांस्टेंट है,
देयरफॉर ये जो इक्वेशन 3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट कि जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। और जैसे ही आप बोलेंगे कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, दैट इज़ यही हमारा क्या कहलाता है, यही कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और फिर इसी बात को अगर ग्राफिकली समझते हैं तो आप ये देखिए कि ये आ गया हमारे पास एक एक्सट्रीम पोजीशन जो कि पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये आ गई हमारे पास नेगेटिव वाली एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है जी, और ये आ गई हमारे पास मीन पोजीशन। तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि जब स्प्रिंग जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम से जा रहा होता है मीन की तरफ, एक्सट्रीम से जा रहा होता है मीन की तरफ, तो आप देखें जो काइनेटिक एनर्जी है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। और फिर जब मीन से दोबारा दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती रहती है। यही तीनों तस्वीरें बना के भी दिखा देता हूँ। चलो स्प्रिंग वाले केस में ही, ये वाले में मिसाल के तौर पे ये हमारा आ गया ऊपर, फिर ये आ गया हमारे पास एक्सटेंडेड फॉर्म में पॉइंट ए पर, और ये आ गया हमारे पास कंप्रेस्ड फॉर्म में, और ये आ गया पॉइंट माइनस ए पर। ये जो पॉइंट है इसको हम कह रहे हैं नेगेटिव है, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोल रहे हैं ए, और ये जो मीन पोजीशन वाला है इसको दरमियान में बना लेते हैं, मीन पोजीशन थोड़ा सा, मीन पोजीशन वाले को हम कर लेते हैं यहाँ कहीं दरमियान में, ये आ गया एम। इसको हमने नाम दिया है पॉइंट ओ का, ये नज़र आ रहा है। तो देखो जब हम पॉजिटिव ए से ए की तरफ जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। फिर ओ से ए तक आते आते काइनेटिक एनर्जी दोबारा से क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, रुक जाता है ऑब्जेक्ट एक लम्हे के लिए, एक इंस्टेंट के लिए। जबकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। आप देखो पॉइंट ए के ऊपर ये जो डॉटेड है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और पॉइंट ए से ओ की तरफ आते आते पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, जो कि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। और फिर ओ से ए की तरफ जाते आते दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहती है। ये तो कम या ज़्यादा होती रहती है, पर आप एक बात नोट करो, जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा एक जैसी रहती है। टोटल एनर्जी ना बढ़ती है ना कम होती है, वो कांस्टेंट रहती है। अब मैंने आपको फिजिकल एग्जांपल से भी समझाया, ग्राफ से भी समझाया, और यहाँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ज़रिए भी समझाया। तो आई होप आज का ये जो लेक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।